मित्रों, विस्तृत उत्तरात्मक जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें अंकों की बहुत बड़ी समस्या रही है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम हिंदी में 100 में से 90 ले आए? डिस्क्रिप्टिव में, मैं विस्तृत उत्तर वाले की बात कर रहे हैं। आप हिंदी में ऑब्जेक्टिव में 100 में से 90 तो ला सकते हैं, 80 ला सकते हैं, पर विस्तृत उत्तरात्मक की बात आते ही टाइम फीस ऐसा क्यों होता है? तो अब ये ध्यान रखना, मेरा जो ये मंच है ये भाषा संस्थान का मंच है और आपसे जो जिसका अभिमुखीकरण हो रहा है, मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरा जो अनुभव है भाषा का वो विलक्षण और विचक्षण है, क्योंकि कोई अनुभव वाला व्यक्ति और जिसने वर्षों से लोगों को सफल कराया है, हिंदी में गए बीते बच्चों को प्रतिष्ठा दिलाई है, तो वो है भाषा संस्थान। देखो, भाषा में वही लोग नंबर ला सकते हैं जिनके माता पिता ने बचपन से कान पकड़ा हो, बचपन से आदत डाली हो, हिंदी के जानकार हो, तो बात अलग है। हिंदी, अच्छी हिंदी की परवरिश हो, टीचर ने कान पकड़ा हो बचपन से, तीसरी चौथी पांचवी छठी से, उसकी बात अलग है, वो भी नंबर लाता है। लेकिन एक खास स्तर के बाद उसको एक विश्लेषणात्मक ढंग की बहुत प्यारी और अच्छी हिंदी जो चाहिए, तो वो जो है हम यहाँ दिलाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं काफी मतलब उस एज को पार करके आते हैं जिस एज में लर्निंग फास्ट होता है, और सामान्यतया 20 के बाद बच्चे आते हैं हमारे पास, ग्रेजुएट करने के बाद आते हैं, ग्रेजुएट आते हैं हमारे पास। तो वो चूंकि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक करके आते हैं, लो ग्रेजुएट आते हैं, तो उन लोगों में जो लर्निंग कैपेसिटी है वो छोटे बच्चों की अपेक्षा कम होती है। वो धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं, 4-4 बार, 5-5 बार, 8-8 बार के बाद वो चीजों को सीख पाते हैं। बस यही वो कमी है जिसकी वजह से आप भाषा में चीजों को गलत करते हो। तो हमारा आज का जो सेशन है वो ये है कि भाई भाषा संस्थान जो है ना, ये सारी बात इसलिए कर रहे हैं हम ताकि आप समझ सकें कि कोई एक अधिकारी व्यक्ति, भारत का माना हुआ कोई व्यक्ति आपकी भाषा के बारे में बात कर रहा है, तो आपको देखो गंभीर होकर चीजों को सुनना चाहिए यदि आपको अपनी भाषा सुधारनी है तो। और भाषा सुधारने की बात छोड़ दो, यदि आपको सेलेक्ट होना है तो आपको भाषा संस्थान की शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कम समय में सारा रिसर्च वर्क आपके सामने परोस देते हैं और आप बहुत जल्दी अपने को सुधार लेते हैं और नंबर आने लगते हैं। इस बार जैसे हमारे आरजेएस का परिणाम की बात करें हम यदि, तो आरजेएस में हमारे जितने भी हमारे अभ्यर्थी थे, उनके सबके, जिन जिन लोगों ने मुझसे हिंदी पढ़ी है, उनके सबके 20 से ऊपर अंक हैं। किसी का 20 है, किसी का 25 है, किसी का 26 है, किसी का 27 है, 28 है। मुझे तो पता नहीं मैं हंसूं या रोऊं कि मेरे बच्चे जो पास हुए हैं उनके भी नंबर अच्छे हैं, जो फेल हुए उनके नंबर 27-28 है। ये देखो ताज्जुब की बात, जो फेल हुए हैं उनके भी नंबर 27-28 है हिंदी में, हिंदी निबंध की बात कर रहा हूं मैं। तो और ये तब है जब वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा रहा है। ऐसे अनेक बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम रहे हैं, उनके नंबर इंग्लिश में कम है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, और जब हिंदी की बात आती है तो उनके नंबर 28 है। ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ भाई? आपके 27-28 नंबर आ रहे हैं और अंग्रेजी में जो आपके उससे बचपन से आप जिसे पढ़ते आ रहे हो, इंग्लिश मीडियम के हो, उससे नंबर कम आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पलरा भारी हो जाता है जिस विषय को आप मेरे साथ पढ़ते हो। बस मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, आप जिस भी विषय को मेरे साथ पढ़ते हो, मेरी कोशिश होती है उसका पलड़ा भारी हो जाए। कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम थे, इंग्लिश मीडियम हो गए हमसे, उन्होंने इंग्लिश मीडियम थे, उन्होंने हमसे पढ़ाई की, अच्छे जुड़े रहे 4-5 महीने तक, और उन्होंने मीडियम छोड़ दिया, इंग्लिश को हिंदी पकड़ ली। हालांकि मैंने मना किया कि हाँ भाई हिंदी मीडियम मत आओ, तुम्हारा इंग्लिश मीडियम अच्छा है। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैंने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम कराया है,
तो ध्यान रखना, हमारा जो भाषा संस्थान है, मैं दीपक कुमार जो आपसे बात कर रहा हूँ, आपका अभिमुखीकरण कर रहा हूँ। इसमें अभिमुखीकरण हमारा भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है, ओरिएंटेशन। मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं दो बातें बताऊंगा। आप यदि बढ़िया से जुड़े मेरे से, तो आप हिंदी मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में जाने की इच्छा होगी, और यदि आप इंग्लिश मीडियम में तो आपको हिंदी मीडियम में जाने की इच्छा होगी। जो जो पढ़ेंगे वही मीडियम आपको करने की इच्छा होगी। नंबर वन। नंबर टू, हमारे नंबर की कोई समस्या नहीं होती है। यदि आप मेरे अनुसार चलेंगे, 3-4 महीने देंगे, तो भाषा में आपकी जिंदगी भर की समस्या खत्म हो जाएगी। और मार्क्स कितने आएंगे? मार्क्स जो आपके औसत नंबर हैं, सरकार जो देती है अपने एजेंसियों के माध्यम से, उससे कहीं ज्यादा हम आपको नंबर दिला सकते हैं। यानी हम आराम से आपको प्रथम श्रेणी के, डिस्क्रिप्टिव में प्रथम श्रेणी के नंबर आना बहुत मुश्किल काम होता है। मेरा सीधा सा टारगेट है कि भाई आप यदि हिंदी मीडियम है या फिर आप हमें ध्यान देते हैं, सुनते हैं, तो आपके 50 में से 30 नंबर आ जाएंगे। यदि आप 100 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके 60 प्लस नंबर आ जाएंगे, 70 प्लस नंबर आ जाएंगे। ज्यादा ध्यान दिया तो 70 प्लस भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के आपके मार्क्स हिंदी में, डिस्क्रिप्टिव में अच्छा, एक बात और है, जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे होते हैं तो उसमें ग्रामर वाला काम अपने आप शामिल माना जाता है। ग्रामर का जो भी आपका विस्तार है वो सारा आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रामर तो आता नहीं है, डिस्क्रिप्टिव में हम दिला दे नंबर, ऐसा नहीं होगा। हमारी पहली शर्त है आप निष्ठा से जुड़े, नंबर वन। नंबर टू, आपका ग्रामर मेरे माध्यम से कराया हुआ होना चाहिए, तब जाके आप डिस्क्रिप्टिव पोर्शन यानी विस्तृत उत्तर वाले प्रसंग में, विस्तृत उत्तर वाले सेगमेंट में आप अच्छा कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो बिंदु है, मैं एक बार फिर से एक चीज और बता दूं कि ये सब जो चीजें हैं ना, केवल उनके लिए है जो सीरियस स्टूडेंट है, जो सीरियस, those who are very serious student, who are passionate, for them भाषा संस्थान is neck to neck, ready to struggle, ready to to help you to gain maximum marks। तो देखिए, विस्तृत उत्तर लेखन में हमारा जो ये टॉपिक है आज का, हमारा ये है कि विस्तृत उत्तर लेखन में, विस्तृत उत्तर लेखन में 70% अंक, 70% में प्लस और जोड़ देता हूं, कोई जरूरी नहीं कि हम 70 ही लाएं, ज्यादा भी ला सकते हैं, है ना। 70% प्लस, 70% प्लस अंक कैसे प्राप्त करें? ये हमारा केंद्रीय बिंदु है आज का, है ना। विस्तृत उत्तर लेखन में 70% प्लस अंक कैसे प्राप्त करें? अब जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, आरजेएस को लेते हैं। आरजेएस का जो एग्जाम है, इसकी चर्चा में हिंदी संबंधित करता हूं। इसमें दो तरह की चीज है, एक तो है प्रिलिमिनरी एग्जाम और दूसरा है मेंस एग्जाम। इसमें आपका जो हिंदी का सेक्शन है ना, हिंदी में यदि हिंदी की बात करते हैं हम, मैं इंग्लिश की बात पहले कर चुका हूं, हिंदी की बात कर रहा हूं। इसमें प्री में हमारा सीधा सा टारगेट है 15 में से 15 नंबर, 15 में से 15 नंबर आप प्री में लाते हैं। और ये लाते ही नहीं है, बल्कि ये लाए हैं हमारे बच्चों ने। हमारे बच्चे जो है ना, वो आराम से इस नंबर को ला सकते हैं, ले आते हैं 15 अंक। 15 अंक, ठीक है। और मेंस में हमारा टारगेट है 30 प्लस मार्क्स। ये हमारा टारगेट है। और मैं
बता दूं आपको, मेंस में 30 तब आते हैं जब आपका ग्रामर वाला पोर्शन बढ़िया से एक बार तैयार होता है। तो ये ग्रामर वाले पोर्शन में कितना समय लगेगा? तो ग्रामर वाले पोर्शन में दिया समर्पित है, हमारे यहाँ 1 घंटा दे रहे हैं, 1.5 घंटा दे रहे हैं, घर पे 1 घंटा कर रहे हैं, तो ये महीने 1.5 महीने में ग्रामर वाला पोर्शन हो जाता है। देखो, यदि आप टाइफाइड की बीमारी के लिए क्लोरोक्विन लेते रहोगे, मलेरिया वाली दवाई लेते रहोगे, जिंदगी भर लेते रहोगे, शरीर खत्म हो जाएगा और टाइफाइड ठीक नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। आप किसी भी अनधिकृत संस्थान में, जिनको खुद अच्छी हिंदी नहीं आती है, उनके साथ पढ़ने बैठोगे तो वो लोग आपको जिंदगी भर पढ़ाएंगे ना, तब भी आप 15 में से 15 नंबर नहीं ला पाओगे। ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप यदि मलेरिया से ग्रस्त हैं तो टाइफाइड वाली गोली से आप कभी मलेरिया ठीक नहीं कर पाओगे। आपको हिंदी पूरी सीखनी है तो आपको भाषा संस्थान आना होगा। क्यों? कि भाषा संस्थान एक प्रमाणित संस्था है जो भारत सरकार को सलाह देती है, भाषा संस्था। दूसरी बात, हम प्रूव्ड हैं, हम एक एक बात, माइन्यूट बात के लिए प्रूव्ड हैं। राजस्थान के, जयपुर के तमाम जो अध्यापक गण हैं हमें जानते हैं, हमें समझते हैं। कई बार वो अपनी समस्या का समाधान मुझसे लेके जाते हैं। तो हम इस क्षेत्र में एक प्रमाणित संस्था है, और यदि आप हमसे पढ़ते हैं तो हम 15 अंक आपको प्री में दिलाते हैं। इसी बात मैं कहना चाहता हूं आपको। और यदि आपके नंबर प्री में ठीक हैं, तब जाके आप मेंस की बातों में, मेंस के मामलों में आप आउट ऑफ 50 30 मार्क्स ला सकते हैं, मेरा ये कहना है। आपको पता चला वर्ण विन्यास ही नहीं पता, आपको पता है वर्ण विन्यास ही नहीं पता, यदि आपको सामान्य, क्योंकि देखो शब्द शुद्धि हमारी बहुत बड़ी समस्या है 30 नंबर लाने के लिए, 30 प्लस मार्क्स के लिए। शब्द शुद्धि, और शब्द शुद्धि बनता कहां से है? शब्द शुद्धि हमारा बनता है संधि से, ये देखिए, संधि से, समास से, प्रत्यय से, उपसर्ग से, मानक नियम से और अभ्यास से। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजों को आप जान जाते हो, तब जाके शब्द शुद्धि सही आती है। जब शब्द शुद्धि सही आती है, अब बताओ मैं कैसे आपके 30 नंबर की बात कर सकता हूं जब तक आपको ये चीजें नहीं आती हैं जो प्री से संबद्ध बातें हैं। और यहाँ बच्चे, ऐसे ऐसे महान बच्चे आते हैं, वो खाली प्री की इस चीज को पढ़ते हैं, या फिर जब मेंस में आते हैं तो पता चला उनको 15 अंक वाली कोई बात ही उनको नहीं पता, वो मेंस की सीधी परीक्षा देने आ जाते हैं, तैयारी करते हैं। तो मैं क्या कर पाता हूँ, 15-20 नंबर आ जाए बहुत बड़ी बात है, उनकी तत्काल गलतियां दूर कर देता हूँ और वो लिख के आता, ठीक है, फेल होने वाला भी 20 नंबर तो ले ही आता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो 20 से पास भी हो जाता है, ये भी बात है। तो मैं खैर, मैं नीचे वाले स्तर पर कुछ भी नहीं जाऊंगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आरजेएस वालों बच्चे को कि भाई ऐसा है, आपको यदि 30 प्लस का श्योरिटी के साथ, एकदम सुनिश्चित नियम के साथ नंबर हासिल करने हैं, तो आपको महीना 1.5 महीने का समय प्री में देना होगा। इसके बाद आप इन बातों को सीख जाओगे, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब इसमें क्या होगा 30 के लिए, ये सब हो जाने के बाद, इसके होने के बाद फिर प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3, प्रैक्टिस 4, इसमें हम कंटेंट वगैरह की तैयारी कराते हैं और भी चीजें करते हैं, तब जाके आपको ये होने लगे। प्रैक्टिस P1, P2, P3, P4 इस तरह से विस्तृत उत्तर लेखन में आप नंबर पाते हैं। मैं थोड़ा सा विस्तार से लेता हूं, थोड़ा सा इसका विस्तार करूंगा मैं, इसको देखो आप पहले ध्यान से। जब हम विस्तृत उत्तर लेखन करते हैं, विस्तृत उत्तर लेखन, विस्तृत उत्तर लेखन किसमें किसमें? न्यायिक सेवा परीक्षा, न्यायिक सेवा परीक्षा, न्यायिक सेवा परीक्षा में विस्तृत उत्तर लेखन की हम बात करने जा रहे हैं। इसमें आरजेएस आ जाता है ना, इसमें जेएलओ आ जाता है, इसमें
एडीजे आ जाता है, इसमें एपीओ आ जाता है, इसमें अन्य स्टेट के जो एग्जाम है, न्यायिक सेवा परीक्षा वाले सारे एग्जाम इसमें आ जाते हैं। इसके दो पक्ष हैं, विस्तृत उत्तर लिखने में देखो दो पक्ष हैं। अब जो आपका विस्तृत उत्तर लेखन है उसका देखिए दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि आप प्रस्तुतिकरण आपकी कैसी है, प्रस्तुतिकरण, और एक है यहाँ पे आपका विषय वस्तु। मैं अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए इसको और स्पष्ट कर दूंगा। तो प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, और विषय वस्तु का मतलब होता है कंटेंट। ठीक है, इन दो चीजों में आप साफ साफ ध्यान रखिए। 50%, चाहे 10,000 नंबर का हो, चाहे 10 नंबर का निबंध कैसा भी हो, 50% वेटेज जो है ना प्रस्तुतिकरण का होता है, और 50% वेटेज जो होता है ये कंटेंट का होता है। ये ध्यान रखो आप। इस बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ साहब स्वयं कॉपी देख के आरजेएस वालों को कह रहे थे कि देखो इन्होंने जो है कोटेशन गलत लिखा है, इन्होंने ये गलत। असल में उन्होंने 2-4 कॉपियां चलते चलते खुद भी देख ली थी। उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे नंबर मिल सकता है बच्चों को, कि आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इतने दिन से पढ़ाई हो रही है, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और नंबर 2 दें, 0 दें, ऐसा कैसे हुआ। तो उनको उत्सुकता हुई, तो उन्होंने कॉपियां देखी, तो उन्होंने बताया। हालांकि उसके पीछे बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो भी है, लेकिन उन्होंने जो कमियां बताई वो कमियां वास्तव में ध्यान देने योग्य है। वो ये थी कि वो लोग कोटेशन गलत लिख रहे थे, कंटेंट पर वो बता रहे थे, उन्होंने कंटेंट गलत बताए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खुद के जो कोटेशंस हैं उसको उन्होंने गलत लिखा है, व्यक्तियों का नाम गलत लिखा है, उन्होंने खुद देखा, बताया। अच्छा, हम प्रस्तुतिकरण, क्योंकि देखो ग्रामर पे ज्यादा बोल नहीं रहे थे, अब उनका काम भी नहीं था कि वो ग्रामर पे बोले, वो कंटेंट पे बोल रहे थे। तो आप देखेंगे ये जो हमारा प्रस्तुतिकरण है, इस प्रस्तुतिकरण में आता क्या क्या है, इसमें शब्द सीमा एक चीज है, अनु परिच्छेद निर्माण है ना परिच्छेद निर्माण, ठीक है ना। वाक्य विन्यास, वाक्य कैसे लिख रहे हो आप, शब्द चयन शब्द चयन, आपके चिन्हों का प्रयोग, अक्षर विन्यास, इत्यादि बातें यहाँ पे हमारे काम की होती है। यानी यदि 500 शब्दों का तो 500 लिखिए, आप 10 भी ज्यादा कम लिख सकते हैं, और निर्भर करता है कि स्थिति कैसी है, आपको क्या बन पड़ रहा है उस समय। अच्छा, परिच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ बनाना। पैराग्राफ बनाना कैसे होता है, ये बहुत से 90% बच्चों को ये नहीं पता कि पैराग्राफ कैसे बनता है, कैसे पैराग्राफ बना के लिखा जाता है। ये वाक्य विन्यास, और मैं बताऊं आपको, मेरे बहुत सारे ज्ञानी बच्चों से मेरा परिचय है, बहुत सारे बच्चों से, वो केवल और केवल इसकी वजह से, यानी प्रस्तुतिकरण की कमी की वजह से हर साल मरते हैं। और मैं क्या क्या के थक गया उनसे कि भाई तुम इस पे ध्यान दो, तुम्हारा नंबर सुधर जाएगा। पर वही, वो अपनी आदतों के शिकार हैं और वो चीजों को सुधार नहीं पा रहे हैं, साल दर साल वो फेल हो रहे हैं। मैं ऐसे बहुत से नाम जानता हूं जो इसकी वजह से फेल हो रहे हैं। वो हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, उससे कोई मतलब नहीं। देखो भाषा संस्थान में हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई महत्व नहीं रहता है। भाषा संस्थान में हर बंदा एक मरीज है, सबको हम हॉस्पिटलाइज करते हैं, सबको जीरो से उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। वो किस बड़े बाप का है और कौन से गरीब बाप का है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है।
हम उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि देखो फिजियोलॉजी सबकी एक जैसी होती है, ऐसे आपका ज्ञान का स्तर सबका हमें जीरो से शुरू करना होता है। तो मैंने देखे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इसकी वजह से मर रहे हैं। अक्षर विन्यास नीचे से लेता हूं मैं। अक्षर विन्यास का मतलब है अक्षर सही सही होने चाहिए, छोटा बड़ा कैसा अक्षर होगा, वहां पे कैसी कॉपी आती है, लाइन वाली आती है, व्हाइट पेपर आता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा अक्षर विन्यास सही होना चाहिए, न छोटा न बड़ा, मीडियम होना चाहिए। बहुत बड़ा लिख रहे हैं आप, उसको छोटा कीजिए, बहुत छोटा लिख रहे हैं आप, उसको बड़ा कीजिए, ठीक है ना। चिन्हों का प्रयोग, आप चिन्हों का प्रयोग बताऊं, 16 चिन्ह होते हैं हिंदी में, 16। और मैं डैम श्योर हूं कि जो विस्तृत उत्तर लिखने वाले बच्चे हैं वो 3-4 से ज्यादा चिन्हों को जानते ही नहीं है। चिन्ह कौन सा है, वो कई बार तो फुल स्टॉप भी नहीं लगाते, कोमा का ध्यान होगा, प्रश्नवाचक ध्यान होगा, वो विस्मयादि बोधक है, लाघव चिन्ह है, या फिर और जो संयोजक और दूसरे चिन्ह हैं, उसका सही उपयोग नहीं कर पाते वो लोग, त्रुटि चिन्ह आदि का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो चिन्हों का प्रयोग आपको 100% करना होगा। 16 में से 16 चिन्हों का प्रयोग आपको निबंध में करना होगा, जहां जैसी जरूरत हो, और ठीक से करना होगा। चिन्हों का सिखाने के बाद भी मैंने देखा है बच्चे गलत चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये भी अपने आप में मायने रखता है। यदि हम इसको 7-8 चीजों को ठीक से कर लें, शब्द चयन, आप लोग हिंदी को कैसे लिखते हो, दे दनादन दे दनादन, उर्दू शब्द भरते चले जाते हो, उर्दू शब्द भरते चले जाते। अरे भाई कम से कम शर्म तो करो, क्योंकि एक औपचारिक भाषा होती है, एक अनौपचारिक भाषा होती है। अब सारा अनौपचारिक भाषा भरे जा रहे हो, उर्दू के शब्द भरे जा रहे हो, अरबी के शब्द भरे जा रहे हो। सरकार परिश्रम कर करके, सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है कि उर्दू फुर्दू शब्द हटाए जाएं, बोलचाल के शब्द हटाए जाएं और शब्द मानक बनाए जाएं। शब्द सरकार ने विधि शब्दावली आयोग बनाए, सरकार ने वैज्ञानिक शब्दावली आयोग बनाए हैं, और एक्सपर्ट को, हम जैसे लोगों को बिठा बिठा के नए नए शब्द बनवा रही है, संविधान लिखे जा रहे हैं, सब बात हो रही है, अनुवाद हो रहा है, और आप सत्यानाश कर देते 2 मिनट में सारे घिसे पिटे शब्दों का प्रयोग कर दिए। तो आप करोगे तो मरोगे, हमें क्या है, ले लो, क्योंकि आपको शब्द चयन अच्छा नहीं आता है। आपके डेली बेसिस के जो शब्द है ना, उससे बचना है अपने को, हमें बढ़िया शब्द लिखना है। ये लो वाले प्राचार्य प्रोफेसर नहीं बताएंगे आपको, लो वाले जो सर है ना, वो खुद भी भाषा के शिकार हैं, वो क्या बताएंगे आपको, वो क्या चेक करेंगे आपको। हम बताएंगे कौन सा शब्द आना चाहिए, कौन सा, क्यों कि हमें पता है संवैधानिक शब्द कौन कौन से होते हैं। आप धड़ल्ले से इन वकीलों के हिसाब से भाषा छोड़ दी जाए ना, तो सत्यानाश कर दे, कर ही रखा है। पिछली बार एडीजे का एग्जाम हुआ, 2 जने पास हुए, क्यों, भाषा का विधान ही नहीं इन वकीलों को। वकील जो है खाली बस कानून की गुत्थियों में ऐसे उलझे हुए हैं कि भाषा को भूल चुके हैं वो लोग, और हमारी बात पे ध्यान ही नहीं जा रहा लोगों का। अरे भाषा भी ठीक कर लो, अपनी वकालत ठीक कर लो, अपना ज्ञान विज्ञान ठीक कर लो, देखो राजस्थान चमक जाएगा पूरे देश में। मैं बैठा हूँ राजस्थान को चमकाने के लिए, तो भाषा ठीक करो। भाषा में क्या हो रहा है, ये सब मेरा कोई भी मौलिक मेरा कार्य नहीं है, ये सब के सब मैंने जितने वकीलों को देखे हैं, मैंने जितने भी लॉ ग्रेजुएट से मिला हूं, मैं जिनकी कॉपियां चेक करता हूं, उनको देख देख के मैं ज्ञानी बन गया। मैं ज्ञानी बन गया कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं। इसलिए मैं कह पा रहा हूं कि शब्द चयन आपका सत्यानाश कर देने वाला है। कोई प्रयोग ही नहीं शब्द चयन का, कोई महत्व ही नहीं शब्द चयन का, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप बढ़िया हिंदी लिखिए, आपके पहले वाक्य में परीक्षक रीझ जाएगा, कहेगा वाह क्या बात है। आपका पहला वाक्य ही गलत होता है, मैं बताऊं, आपके 80-90% लोगों का जो पहला पहला वाक्य होता है, चाहे हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, आपका कोटेशन ही गलत होता है। तो शब्द चयन सही होना चाहिए। वाक्य विन्यास, कैसे वाक्य विन्यस्त होते हैं, कैसे वाक्य लिखे जाएं, उसमें गलती करते हैं। और फिर इसके बाद परिच्छेद निर्माण, जो छोटी सी बात है, कैसे पैराग्राफ बनाया जाता है, इस पे हम गलतियां करते हैं। और शब्द सीमा कई बार हम भूल जाते हैं। ये सारी चीजों का यदि आप प्रयोग, मुझे याद है अक्षर विन्यास की जो बात है ना, एक मैडम आती थी, उनके साथ हमने महीने 1.5-2 महीने तक काम किया, और वो ऐसी उनके अभ्यास में ये अक्षर विन्यास वाली समस्या घुली हुई थी कि हमने खूब प्रयास किया, उन्होंने भी प्रयास किया, तब जाके थोड़ा सा समाधान हो पाया। यानी हम चाह रहे थे कि उनका जो अक्षर इतना बड़ा है वो इतना बड़ा हो जाए, तो इतने बड़े से इतना छोटा तो किया उन्होंने, पर इतना छोटा नहीं कर पाई वो। लेकिन चलो, नहीं मामा से कहना कुछ तो किया,
क्योंकि बेचारी उसी वजह से हर बार फेल होती जा रही थी वो। तो बहुत संघर्ष मुझे करना पड़ा, रोज हमारी बहस होती थी, रोज हम उनको सुनाते थे। छोटी छोटी बातें हैं ये कम से कम आप 8 9 10 बार गलतियां करोगे और मैं आपकी रोज गलतियां ठीक करूंगा, तब जाके ये 50% वाला जो काम है ना, ये 50% वाला काम ये आपका हो पाएगा निबंध का। जिस दिन ये हो जाएगा मैं विषय वस्तु पे आऊंगा। और विषय वस्तु की यदि आप बात करते हो तो विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु में फिर से बहुत सारी चीजें आती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या क्या? आपका जो लेखन है वो स्तरीय हो, लेखन स्तरीय होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए जो प्रबुद्ध लोग लिखते हैं। ये नहीं कि सामान्य, वही जैसे ही आप इस पे आते हो ना, अक्षर विन्यास सही नहीं होता है, वाक्य विन्यास सही नहीं होता है, और इसको चलो छोड़ो, आपके विचार भी संविधान विरुद्ध होते हैं। आप जातीयता परक या धर्म परक या पक्षपातपूर्ण लैंगिक विचार जब डालते हो ना, तब आपका सारा विचार सब खराब हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत से निबंध देखे हैं जो लड़कियां हैं, वो कुछ सब नहीं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो ऐसे वाक्य लिखती है, साफ दिखता है कि उनके मन में पूर्वाग्रह है पुरुषों के बारे में। कई बार पुरुषों के निबंध जब देखता हूं मैं, उनके साफ दिख जाता है कि वो लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। और ये उसकी गलती नहीं है, ये समाज की गलती है। समाज जैसा सोचता है, व्यक्ति उसका दर्पण होता है। तो ये स्तरीय निबंध नहीं हो पाता, चिंतन आपका बाधित होता है। हम आंकड़ा जो है ना, वो भी हमारा एक महत्वपूर्ण चीज है, इसका प्रयोग होना चाहिए। इन सब का सामंजस्य होना चाहिए, हमें सामंजस्य मिला के चीजों को लिखना चाहिए, है ना। ये चीजें आपकी सोच में वैज्ञानिकता होनी चाहिए, आपके लैंगिक, आपका विचार वैज्ञानिक होना चाहिए। लैंगिक पूर्वाग्रह, धार्मिक पूर्वाग्रह, प्रांतीय पूर्वाग्रह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके बातों से लग जाता है कि आप प्रांतीयता का भाव रखते हो, आप जातीयता का भाव रखते हो, आप सांप्रदायिकता का भाव रखते हो, इसका मतलब आप संविधान विरोधी हो। बात बात खत्म। और जो संविधान विरोधी होगा वो क्या सिलेक्शन लेगा? आप बताओ, सिलेक्शन ले सकता है क्या? संविधान सम्मत बात आपको लिखनी है ना। तो ये चीजें स्टैंडर्ड लेखन हो, है ना। आंकड़ा, आंकड़े, अब देखो कमियां क्या है। राजस्थान में जुडिशरी का एग्जाम ऐसा एग्जाम है जहां जीके की बात नहीं पूछी जाती, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं वो आपके इंटरव्यू में जीके पूछते हैं, इंटरव्यू में करंट अफेयर से रिलेटेड बात पूछते हैं, लेकिन जब पढ़ाई, मूल पढ़ाई की बात आती है, मूल एग्जाम की बात आती है, तो उसमें कोई जीके, कोई सामान्य जागरूकता के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से इन सब की जो जीके की बात है ना, वो बिल्कुल नील रहता है। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय कोर्ट से निवेदन करूंगा कि वास्तव में ये बहुत बुरा कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारे जजेस जो नए नए सेलेक्ट हो रहे हैं, वो बिल्कुल कूप मंडूक की तरह आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी वजह से जीके पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो बात अलग है। बाकी अधिकतर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो जीके से वाकिफ नहीं होते। इसका नुकसान ये झेलना पड़ता है उनको, जब बिहार का एग्जाम देते हैं, जब यूपी का एग्जाम देते हैं, जब एमपी का एग्जाम देते हैं, तब वो कम सेलेक्ट होते हैं। आप राजस्थान का सभ्यता संस्कृति सिखाइए, आप लोग खूब सिखाइए, लेकिन जीके की बात भी तो करिए उनके साथ थोड़ा सा। जीके का हल्का सा कोई पोर्शन हो तो उनमें जो उनकी जो वैचारिक जो जो वैशद्य है वो और अच्छा हो जाएगा। तो जब निबंध लिखते हो तो जीके का कोई ठिकाना नहीं रहता है और सारा काम गड़बड़ होता है। तो इस तरह की चीजें जब आप करते हो, है ना, तब जाके आप स्तरीय लेखन हो, आंकड़े लिखें आप, तो आंकड़े अपने आप आ जाएंगे। आंकड़े का विश्लेषण हो, सामंजस्य बिठा के लिखें, वैज्ञानिकता हो, संविधान सम्मत सोच हो, और पूर्वाग्रह न हो, है ना। पूर्वाग्रह कौन कौन सा? पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह, जातीय पूर्वाग्रह, सामाजिक पूर्वाग्रह बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
जिस दिन आप पूर्वाग्रह रखोगे, जिस दिन आप कहोगे कि मैं SC/ST का हूं, जिस दिन आप सोचोगे कि मैं सवर्ण समूह से हूं, जिस दिन आप सोचोगे कि मैं अल्पसंख्यक हूं, जिस दिन आप सोचोगे कि मैं उच्च वर्ग से हूं, उस दिन आप संविधान से तालमेल बिठाने में आपको तकलीफ होगी, आप बिठा नहीं पाओगे। आप निरपेक्ष होकर के ऐसा लिखिए कि आप ह्यूमन बीइंग हैं और भारत के नागरिक हैं। इस रूप में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और चूंकि निबंध में सारा करंट की बात आती है, अब देखो चंद्र अभियान पे उन्होंने पिछली बार पूछ लिया था। कभी कभी ये आपके बौद्धिक और आपका जो इमोशनल है, जो योग्यता है, उसको देखने के लिए ये प्रश्न पूछ लेते हैं। तो कई बार हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल निबंध आ जाते हैं। यदि आप प्रधानमंत्री होते, जॉय ऑफ रीडिंग वगैरह इस तरह की बात पूछ लेते हैं वो। तो निबंधों में जो है ना विविधता आती है हर बार। इस बार की जबरदस्त विविधता थी। अब चंद्रयान मिशन जो है वो कोई लॉ ग्रेजुएट नहीं समझेगा, वो क्योंकि उसके एक सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो इस चीज को कर नहीं पाता है। तो इसलिए उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिस दिन आप जब हमारे यहाँ पढ़ने आते हो तो मैं विश्वास मानो आपको जीके का एक्सपर्ट बना देता हूँ। हर रोज एक निबंध उठाता हूँ, डिस्कस करता हूँ, खूब बहस होती है, लोगों की बहस सुनता हूँ, क्योंकि 30 का बैच होता है हमारे पास, उन समय लेता हूँ और हाथों हाथ खंडन कर देता हूँ, बहस होती है। अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ माननीय कोर्ट के जो अधिपति हैं चंद्रचूड़ साहब का गणेश आरती करते हुए फोटो आया था। उसमें हमारी खूब बहस हुई बच्चों से। हमने एक पक्ष रखा अपने मन में, उनसे कहा कि क्या ये सही था, कोई कह रहा है गलत था, कोई कह रहा है सही था, कोई कह रहा है गलत था, कोई कह रहा है सही था। बहस करते 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 हम मुद्दे पे आ गए कि देखो भाई क्या सही था क्या गलत था। तो जो कुछ भी होता है, अब आज जो है चंद्रचूड़ साहब के बारे में दुनिया भर की बातें कर रहे हैं लोग बाग, कई चीजें कह रहे हैं, वो क्या क्या कहते हैं उस पर विश्लेषण हो रहा है। तो अब जैसे इस समय जो आपके मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, उनका इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? इंदिरा गांधी के समय से जुड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी जी ने उनके बाप दादाओं को कैसे, मतलब योग्यता होने के बाद भी वरीयता का उल्लंघन करके उसे हटाया था, या इन्होंने वो किया था, वो सारा इतिहास लेके हम बहस करते हैं। हम इस हिसाब से उनका पूर्वाग्रह रख के हम विचार करने नहीं देते हैं, हम बात करते हैं। इस तरह से बात करने से जो है हम मानवाधिकार की बात करते हैं, हम महिला के अधिकारों की बात करते हैं, हम लॉ में जो सुधार हुए हैं। अब देखो लॉ सुधार पे हमने खूब बहस किया, क्लास में इतनी बहस कर ली, वो निबंध में आ गया। तो हमें निबंध लिखाने की आवश्यकता ही नहीं रही, हमें निबंध लिखाने की आवश्यकता नहीं रही। हम राजस्थान के बारे में ऐसी ऐसी बातें बच्चों से करते हैं और फिर संदर्भ देते हैं कि उनको जो है ना, जो निबंध आया था राजस्थान पे, कोई याद करने की आवश्यकता ही नहीं रही। उन्होंने हंसते हंसते हमारे तीनों निबंध याद कर लिए। हमारे 3 निबंध आए इस बार, सीधे सीधे फंसे जो हमने बात की थी। तो इस तरह से डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस नहीं करते हैं, हम थॉट प्रोसेस का निर्माण करते हैं, है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, थॉट प्रोसेस बनता है इससे। आई आई मेक थॉट प्रोसेस, है ना। थॉट प्रोसेस जब हम करते हैं, थॉट प्रोसेस का जब हम निर्माण करते हैं, तो एक सामान्य वकील भी डिस्कशन करने लायक हो जाता है। जीके की समस्या उसकी दूर हो जाती है। 2 महीना बहुत है, क्योंकि वो प्रबुद्ध तो होते हैं, चीजों को जानते हैं। जब हम थॉट प्रोसेस उनका बना देते हैं, तब जाके आप निबंध में 50% इसमें। और ये तो देखो, इस पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। मैं आपको ग्रामर आना ही चाहिए, ग्रामर आएगा तभी आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। कोई सीधे निबंध में आएगा तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, वो 15 से 20 नंबर ले आए बहुत है। लेकिन यदि कोई ग्रामर पढ़ के ग्रामर हमसे पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं कि तुम कहीं और पढ़ के आए हो। मैंने बहुत सारे देखे हैं, हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं सब जगह ऐसे, वो मतलब वो पढ़ाई करके आ चुके हैं, उनको एक शब्द नहीं आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, उनको आ ही नहीं रहा है। तो मैं पहले ही बता दूं, हमारा ग्रामर अद्भुत है, विलक्षण है, विचक्षण है। सारा भारत हमसे ग्रामर की बात करता है, सीखता है। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि भारत सरकार को पत्र दिया था, उन्होंने हमारी बात को मानी है और मान के हमारे संशोधनों को धीरे धीरे वो ला रहे हैं। मैं चाहता हूं भारत सरकार के माध्यम से मेरे संशोधन पूरे विश्व में लागू हो जाए, और मैं करने जा रहा हूं।
धीरे धीरे हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, हो रहा है। हमारे पास संसाधन कम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। बाकी मैं हिंदी की ऐसी अद्भुत सेवा करने जा रहा हूँ, आगामी 200 वर्षों तक हिंदी में कोई चू नहीं कर सकेगा। हालांकि हिंदी का काम बहुत कुछ हुआ है, हिंदी कहीं नहीं थी, हिंदी शून्य पे थी स्वतंत्रता के समय में। बोलचाल की भाषा थी, कोई ग्रामर नहीं था, अच्छे अच्छे वैयाकरण, हंसते थे हिंदी के ऊपर, अभी भी हंसते हैं हिंदी के ऊपर। हमारे एक दिल्ली में हमारे प्रोफेसर हैं जय सिंह जी, संस्कृत के भारी प्रोफेसर है, बहुत बड़े विद्वान हैं, हम उनके परिचित हैं, उनसे बात होती है तो वो हंसते हुए कह रहे हैं, दीपक जी हिंदी विंदी क्या ला रहे वाली। मैंने कहा साहब ऐसे कैसे बोल रहे हो, हिंदी राजभाषा है हमारी, हिंदी मातृभाषा। अरे होगी ठीक है, लेकिन व्याकरण के तौर पे हिंदी में तुच्छता भरी हुई है, ऐसे उनके शब्द थे। मैंने कहा वो ठीक है सर, क्योंकि आप बहुत ही विशिष्ट, देखो आपने स्वाद लिया है बहुत ही उच्च कोटि के व्यंजन का, तो आपको हिंदी जो है ना ग्रामीण व्यंजन की तरह बेस्वाद लगेगी। क्योंकि सर की गलती नहीं है, सर संस्कृत के धुरंधर विद्वान हैं और उस तरह से उसको देखते हैं। जब संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से हिंदी व्याकरण को देखा जाता है तो वास्तव में सर की जो अभियुक्ति है बिल्कुल सही है। पर हमने सोचा सर जैसे लोगों की जो अभियुक्ति आ रही हिंदी के बारे में, वो अभियुक्तियां दूर कर दी जाएं, सैद्धांतिक तौर पे हिंदी को इतना बढ़िया मंच दे दिया जाए, उसकी कमियां दूर। अब आप देखोगे दुनिया भर की कमी, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, वाच्य की बात लेता हूँ। वाच्य के मामले में मैं इस जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, या फिर आज के विद्वानों का नाम नहीं लूंगा मैं, जितने भी विद्वान हैं ना सब पानी भरते हैं, किसी को वाच्य ठीक से नहीं आता है। मैं किताबों से मैंने सारी देखी है, किसी को वाच्य सही नहीं आता है। छुटपुट जो विद्वान है वो कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। संधि का सत्यानाश कर रखा है इन लोगों ने, संधि सारा सत्या, विसर्ग संधि को पता नहीं ये कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। तो दुनिया भर की समस्या है, लेकिन इन सबका समाधान लेकर मैं बैठा हूँ, सबका लॉजिकल। अच्छा ये लॉजिकल समाधान देने वाले कौन है? हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं, हमारे साइंस ग्रेजुएट्स हैं, हमारे आरएस वाले अभ्यर्थी हैं। वो पूछते हैं कि सर ये ऐसा 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 क्यों नहीं हुआ, तब मैं कहता हूं कि देखो ऐसा 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 होगा। तो उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं, कॉमन सेंस से जो प्रश्न उठाए हैं, उन प्रश्नों का समावेश हिंदी में नहीं किया गया है पिछले। तो मेरा ये कहना है कि मैं आपको पंडिताई में नहीं घुसाऊंगा, मैं केवल इतना कहता हूं कि आपको ग्रामर सीखना है, आपको ये 50% आपको प्रस्तुतिकरण के सीखने हैं, और अपने आप आपका जो स्तरीय लेखन है, आंकड़ा है, सामंजस्य है, वैज्ञानिक सोच है, संविधान सम्मत निर्माण है, पूर्वाग्रह रहित आपका जो लेखन है, ये सारी चीजों पे आपको काम करना है। ये काम करते ही आप इसमें 70% मार्क्स लाने लग जाओगे, 70%, और इसमें 50 में से 70% लाने लग जाओगे। तो 70% आप मार्क्स लाओगे, तो 70% का मतलब हो गया 35 नंबर। आपका जो निबंध है ना हिंदी में, उसमें 35 नंबर का हमारा टारगेट है। गिरते पढ़ते आप 25, 30, 32 ले आओगे, वो भी बहुत है। इस बार देखो जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनके 20 है तभी सेलेक्ट हो रहे हैं, 25 है तभी सेलेक्ट हो रहे हैं। सिलेक्शन के लिए देखो हर तरह की चीज चाहिए। हमारे कई अभ्यर्थी हैं जो छोटे छोटे नंबरों का, आप देखो इंटरव्यू के भरोसे मत बैठो। मैं एक बच्ची को जानता हूं, मैं उससे पूछ के उसका नाम लूंगा, उसका वो आधे नंबर से रहेगी बेचारी, वो आधे नंबर से। आपको पता है उसका नंबर कितना है? उसका नंबर है लॉ में है 51, एक लॉ में, दूसरे लॉ में है 59, मुझे लगता है टॉपर है वो। और उसका हिंदी में जो मैंने पढ़ाई हिंदी उसको उस नंबर 27, अंग्रेजी में उसके नंबर हैं 11, और इंटरव्यू में उसके नंबर है 17। अब आप कह लो 17.5 भी दे देते ना, वो 18 दे देते तो आप जज बन जाते। लेकिन मैं कहता हूं तुम भीख क्यों मांगते हो यार इंटरव्यू का? तुम ऐसा क्यों नहीं कहते हो अंग्रेजी में, आप अंग्रेजी ठीक से पढ़ते, 11 की बजाय आपका 15 आ जाता, ऐसा क्यों नहीं किया आपने? हिंदी और बढ़िया करते। हालांकि वो लड़की समस्याग्रस्त थी, बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त थी, एक तरह से उसको धक्के दे के हम कह रहे थे कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त थी वो।
तो मैं कहता हूं कि तुम इंटरव्यू की भीख क्यों मांग रहे हो, तुम भीख क्यों मांगते हो यार, कमा लो ना, किसमें कमाई कर लो, अरे हिंदी में कमाई करो ना, मेरे साथ आ जाओ ना, तुम्हें 30+ दिला रहा हूं मैं। आप इंग्लिश में कमाई करो ना यार, तुम कमाते क्यों नहीं, क्यों भीख मांगते हो? भीख मत मांगो, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें भीख देने वाला बना दूंगा। तो भीख मांगते रहे, इंटरव्यू में 70 नंबर दिया, लटक गए, आधे नंबर से फेल हो गए, रोते रहो जिंदगी भर। क्योंकि बात ये नहीं कि आप जिंदा नहीं रह सकते, रह सकते हो, पर आपका जो सपना है ना, उस पे आपके पुरुषार्थ विहीनता ने आपके सपने पे पानी फेर दिया। आपने क्यों रिस्क लिया? आपके नंबर कैसे आए? 59 नंबर कैसे आ गए लॉ में? 51 नंबर कैसे? इतना टॉप मोस्ट मार्क्स हैं। आप हिंदी में 30 क्यों नहीं लाए? आप अंग्रेजी में 11 क्यों लाए? और इसमें 30-35 का टारगेट लेके चलते। हालांकि सब कुछ हम कह तो रहे हैं, वास्तविक स्थिति कुछ और होती है। हो सकता है उसके साथ धोखा हुआ हो सकता है उसके साथ पक्षपात हुआ हो सकता है क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से वो रह गई हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरे सारे बच्चों से जनरल ये कहना है, तुम भीख मांगने वाला मत बनो। पढ़ाई ऐसी चीज है जिसमें भीख देने वाला हम बना देते हैं। हिंदी इंग्लिश में हम आपको बॉस बना देंगे पूरे भारत का, आपके एग्जाम का। ये मेरा दावा है और वादा है और मेरा परीक्षण है, मेरा प्रयोग है। क्यों? कि हिंदी जो है ना, आपकी आपके खून में, आपकी आदत में है, बस उसको रेक्टिफाई करना है। आप ठीक है, आप बस रक्तदान करूंगा मैं, आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाऊंगा यहाँ पे आकर के, शुद्ध शुद्ध जो हिंदी के जो जो चीजें हैं वो आपके अभ्यास में लाऊंगा, और महीने 2 महीने 3 महीने में आप शानदार ढंग से काम कर सकेंगे। तो न्यायिक सेवा परीक्षा में कैसे मार्क्स लाए जाएं, बहुत सिंपल फंडा है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आएगी। हमें यही दुख की बात लगती है, क्योंकि वो पहले धक्के खाएंगे। कुछ लोग कहेंगे मैंने वहां पैसा दे दिया इसलिए नहीं आ सकते हैं। कुछ लोग इसको, इसी बात जो है ना, सिंपल सी बात है, समझने में उनको महीनों लग जाएंगे और इस तरह से चलेंगे वो। अच्छा, मेरा दोनों तैयार है ना, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, कैसे भी जैसे भी। आज अभी से क्लास आपकी शुरू हो सकती है। आप हमारा नंबर नोट कीजिए और आज से आप क्लास शुरू कर सकते हो। आपकी मर्जी हो तो यहाँ आ जाओ, आपकी मर्जी हो घर बैठे पढ़ते रहो, सब कुछ मेरी व्यवस्था है। आप बैठे बैठे जादुई तौर पे आपका सारा कुछ ठीक कर दूंगा मैं। ये कोई वो नहीं है, मेरा ये तपस्या है भाई। देखो, ये कहते थे ना लोग बाग, यार वो उनकी तपस्या, उनका हनुमान सिद्धि है, तो मेरी वाक सिद्धि है, मेरी सरस्वती सिद्धि है भाषा पे, और मैं धीरे से ट्रांसफर कर दूंगा। मेरे 30 साल का रिसर्च आधे घंटे में ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास। फिर आपको अभ्यास करना है और आपको कहाँ जाना है, 70% नंबर यहाँ पे और 70% नंबर इस पे आपको लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 50 नंबर वाले प्रश्न पे 30-35 नंबर ला रहे हो, और आपकी जो मेरिट गई है इस बार वो 20, 22, 23, 24 गई है, और मैं 35 की बात कर रहा हूँ। इससे बड़ी बात और कौन कैसे कर सकता। लेकिन हाँ, इसके लिए जितना आप मेहनत करते हो उससे कहीं ज्यादा मेरे को मेहनत करना पड़ता है। मैं 30 साल से मेहनत कर रहा हूँ, आपको अभी सारा 30 साल की तपस्या महीने 2 महीने में आपको दे दूंगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वयं को विरमित कर रहा हूँ। विरमित होने से पहले मेरा नंबर है 9688052397। ये नंबर है, आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। मैं मिलूंगा या मेरे सहायक मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। आप अभी 5 मिनट बाद हमसे जुड़ सकते हो। जैसे जुड़ोगे आपके पास मैटर आना शुरू होगा। मैटर, अच्छा हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, पहले देखो भी ग्रामर लेंगे, और कोई भी हम सीधे निबंध नहीं लेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि आपको कोई सीधे दवाई दे दो तो दवाई सीधे कोई डॉक्टर नहीं देता, पहले नाश्ता कराता है, इसके बाद दवाई दे। पहले नाश्ता क्या है हमारा? नाश्ता हमारा बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर होने के बाद हम आपका आगे धीरे 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 आपको तैयार कर। आप पहले मन से तैयार हो जाओ, जब है तो आप अभी से शुरू कर सकते हो। ये चीज है, आप सारी बातें इस नंबर से बात कर सकते हो, ले सकते हो, और इसमें कोई कारण नहीं है। देखो, एग्जाम के महीने भर पहले आओगे तब भी वही पूरे फीस लगेंगे, मेरे पास कोई शुल्क का रियायत नहीं है, ध्यान रखना। और यदि आप साल भर पहले ले लेते हो तब भी वही फीस लगेंगे। यदि 100 रुपया फीस है
तो वो 100 रुपया आपको आज भी देने हैं, और आपको वही 100 रुपया एग्जाम से 15 दिन पहले आओगे तब भी वो 100 रुपये देने हैं। क्यों? आप कहोगे ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा 30 साल का मेहनत का जो 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 मैटर है वो हम आपको 20 दिन में दे देते हैं, 1 महीने में दे देते हैं, 10 दिन में दे देते हैं। अब आपके पास वो सूत्र आ गए, सूत्र को भुनाते रहो, करते रहो, आप पास हो जाओगे। हुए हैं। 15 दिन पहले मेंस में हमसे उन्होंने पेपर खरीदा, हमसे हमारा सिलेबस खरीदा, हमसे पढ़ा उन्होंने 15 दिन पहले ऑनलाइन, और उनके 27 नंबर आ गए। क्या चाहिए बताओ? तो क्योंकि उसमें दक्षता थी, मेहनत का जज्बा था, वो लगी रही, उसके 27 नंबर आ गए, 26 नंबर आ गए। और कई बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ बैठ के करते हैं, महीने 2-2 महीने, 4-4 महीने, 8-8 महीने, साल भर करते हैं, उनके भी वही आते हैं 27, 28, 30 जो भी आते हैं। तो देखो सबकी अपनी अपनी क्षमता है। जो जितना मोटिवेटेड है, जो जितना मेहनती है, जो जितना अंदर से जिसमें आग लगी हुई है, उतना फास्ट सीखता है। और थोड़ा सा देखो आनुवंशिक गुण भी होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। तो मैं इसको नहीं मानता हूँ, कोई कमजोर और मजबूत नहीं होता है। हर व्यक्ति की अपनी अंदर से ललक होती है, जिसकी जितनी ललक होती है उतना जल्दी सीखता है। बस ये चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए आप हमसे जुड़िए, 9680952397 ये मेरे नंबर हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन से विरमित होता हूँ, और फिर हम अगले सेशन में आपसे मिलेंगे, फिर हम बात करेंगे। आपको मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।